स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेलवे एएसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 6 जनवरी 2019 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। 5 जनवरी 2019 को जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे तीनों शिफ्ट में उसे हमने करवा दिया। तो चलिए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से इसमें प्रश्न दिए गए हैं और करंट के अनुसार ही इसमें जोड़ दिए गए हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, किसने नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसका डिस्कशन जो है बहुत ही शानदार दिया गया है। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। आराम हराम किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू का है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का है। 1916 लखनऊ अधिवेशन में यह कहे थे। करो या मरो महात्मा गांधी का नारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन नहीं रहे हैं? इनमें से आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन नहीं रहे हैं? वी लीलाधर, बीपी कानूनगो, एम के जैन, यह सब डिप्टी गवर्नर रहे हैं जबकि वी के शर्मा नहीं रहे हैं। बाकी सभी का कार्यकाल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है। कौन सी श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है? तो यह हो जाएगा वायवीय। वायवीय जिसे एरोबिक कहते हैं। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया है। कोशिका के अंदर भोजन ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन विखंडित होने की प्रक्रिया को अवायवीय श्वसन कहते हैं। यह भी ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन विखंडित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनील छेत्री किस खेल या स्पोर्ट्स से संबंधित है? सुनील छेत्री का संबंध हो जाएगा फुटबॉल से। इन्होंने वर्ष 2002 में मोहन बागान में अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की। ये अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक गोल करने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं। इन्हें अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, ध्यानचंद खेल रत्न से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल घास नहीं है? कौन सी फसल घास नहीं है? सवई, अल्फला, बांस, यह सब घास में आते हैं जबकि बादाम जो है घास नहीं है। बादाम मध्यम आकार का एक पौधा होता है। इसकी खेती के लिए 7 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान और गहरी, बलुई, चिकनी और दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसकी खेती जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जैसे ठंडे क्षेत्रों में बड़े स्तर पर होती है। सवई, बांस तथा अल्फला यह सब घास की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, 2018 यूएस ओपन में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता? आप लोग करंट के अनुसार याद रखेंगे। इसमें 2023 में जीते गए का नाम दिया गया है। 2023 में यूएस ओपन के पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने, महिला एकल का खिताब कोको गॉफ ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष को वनों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? किस वर्ष को वनों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो यह हो जाएगा 2011। वर्ष 2011 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया गया था तथा 2011-2020 की अवधि को अंतर्राष्ट्रीय वन दशक घोषित किया था। इसका उद्देश्य वनों के संरक्षण, अस्थायी प्रबंधन और सतत विकास पर जागरूकता बढ़ाना था। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया है। वही 2023 को बाजरा वर्ष घोषित किया गया था, पता भी होगा, जबकि 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की बूंदों के रूप में नमी के स्रावित होने को कहा जाता है। पानी की बूंदों के रूप में नमी के स्रावित होने को कहा जाता है वृष्टि। क्या कहते हैं? वृष्टि कहते हैं। जल वाष्प के सघनन के पश्चात नमी के मुक्त होने की अवस्था को वर्षण कहते हैं। यह द्रव या ठोस अवस्था में ही हो सकता है। वर्षण जब पानी के रूप में होता है तो उसे वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की योजना आयोग को किस संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? भारत के योजना आयोग को किस संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो यह हो जाएगा नीति आयोग। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की संस्तुतियों पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया गया। यह एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी हैं। मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा मलेशियाई रिंगिट। मलेशियाई रिंगिट नाम है, रिंगित नाम है, माफ करिएगा।
मलेशियाई रिंगित नाम है। नेपाल की मुद्रा का नाम है रुपया। म्यांमार की मुद्रा का नाम है क्यात। म्यांमार की मुद्रा का नाम क्यात है। चीन की मुद्रा का नाम युआन। बांग्लादेश का टका। भूटान का नगुल ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो यह पुणे में है। राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान पुणे, जबकि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान मुंबई। भारतीय चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? कानपुर। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान NIBM का मुख्यालय हो जाएगा पुणे। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, जिसे नीरी कहते हैं, इसका मुख्यालय नागपुर में है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान कहाँ है? तो यह हैदराबाद में। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान मुंबई। भारतीय चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत में KCL का पूर्ण रूप क्या है? KCL, इसका पूर्ण रूप हो जाएगा किरचॉफ का धारा नियम। किरचॉफ का धारा नियम है क्या? तो विद्युत परिपथ में किसी संधि जहां दो से अधिक चालक आकर मिलते हैं उसे संधि कहते हैं, पर आने वाली धाराओं का योग वहां से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होती है। KCL का पूर्ण रूप किरचॉफ का धारा नियम होता है। कौन सा स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय रूप से लोकनायक के रूप में जाना जाता है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण। लोकमानक, माफ करिएगा, लोकनायक हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। लोकमान हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकमान बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सिताब दियारा में हुआ था। इनकी विचारधारा मार्क्सवादी और गांधीवादी थी। उन्होंने वर्ष 1974 में सामाजिक परिवर्तन के एक कार्यक्रम की वकालत की, जिसे संपूर्ण क्रांति कहा गया। यह सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के खिलाफ था। 1999 में, ध्यान रखिएगा, 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु कब हुई थी बताएंगे? इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 8 अक्टूबर 1979 को। क्या भारत के राष्ट्रपति ने अब तक वित्तीय आपातकाल घोषित किया है? तो अभी भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है, कभी घोषित नहीं किया गया है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 360 में किया गया है और यह प्रावधान राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर वित्तीय आपातकाल लगा सकेंगे यदि देश में गंभीर वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया हो। इस आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन 2 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाना आवश्यक है। भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर सत्र कब आयोजित हुआ था? यह हुआ था 1929 में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने नेहरू समिति की रिपोर्ट को निरस्त कर दिया तथा इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर है 16, सचिन तेंदुलकर ने किस टीम के खिलाफ अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया? सचिन तेंदुलकर ने किस टीम के खिलाफ अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया? तो हो जाएगा बांग्लादेश के खिलाफ। भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो यही है सचिन तेंदुलकर ही। निम्नलिखित में से किस देश में सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम स्थित है? सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो यह दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट एलिजाबेथ में स्थित सेंट जॉर्ज पार्क ग्राउंड को क्रूसेड्स ग्राउंड के नाम से भी जाना जाता है। इस मैदान पर 1889 में पहला टेस्ट मैच आयोजित किया गया था। इस मैदान की क्षमता 19,000 दर्शकों की है। वार्डर्स स्टेडियम, किंग्समीड क्रिकेट ग्राउंड, न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड आदि दक्षिण अफ्रीका में स्थित अन्य स्टेडियम है। कौन कौन सा? वार्डर्स स्टेडियम, किंग्समीड क्रिकेट ग्राउंड और न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड या कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में। प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 ½ CaSO4 प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड है। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 ½ है। इसका उपयोग खिलौना बनाने में किया जाता है। टूटी हड्डियों को सहारा देने के लिए, भवन निर्माण सामग्री आदि के रूप में किया जाता है। CaSO4 ½ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CaSO4 इंटू यहाँ पे याद रखिएगा और ½ ऑप्शन बी नहीं होगा।
अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन कब गठित हुआ था? अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन कब आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था 1873 में। 1873 में सिख धर्म को उसके मौलिक रूप से पुनर्प्रतिष्ठित करने तथा सिखों को सच्चे सिख धर्म से परिचित कराने के उद्देश्य से ठाकुर सिंह संधावालिया ने ठाकुर सिंह संधावालिया और ज्ञानी ज्ञान सिंह ने 1873 में अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन की स्थापना की। इसने सिख धर्म को हिंदू धर्म से हटकर एक अलग और स्वतंत्र पहचान दिलाने के लिए सफल प्रयास किए। याद रखिएगा, सिंह सभा आंदोलन कब गठित की गई? तो 1873 में। कहाँ? अमृतसर में। किसके द्वारा? तो ठाकुर सिंह संधावालिया और ज्ञानी ज्ञान सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च तापक्रम पर पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित गैस युक्त पिघली हुई चट्टान सामग्री को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं मैग्मा। जब मैग्मा भूपटल के ऊपर या पृथ्वी की सतह पर आता है तब उसे लावा कहते हैं। वह पदार्थ जो धरातल पर पहुंचता है उसमें लावा प्रवाह, लावा के जमे हुए टुकड़े, राख, धूलकण व गैसें होती है। संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची देता है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा जो मिलती है यह मिलती है प्रथम अनुसूची में। पिछले वाले वीडियो में इसका हमने डिटेल से बता दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22। 1875-1900 के बीच हुए मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे। मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 में हुआ था। वे मुंडा जनजाति के थे। इनका मानना था कि उन्हें भगवान ने लोगों की भलाई और उनके दुख दूर करने के लिए भेजा है, इसलिए वे स्वयं को भगवान का दूत मानते थे। अपने आप को धरती आवा या फिर जगत पिता के रूप में जाना जाता है या फिर उनको कहा जाता है। वर्ष 1899-1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर के क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चित रहा था। इस मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। इस विद्रोह की शुरुआत मुंडा जनजाति के पारंपरिक व्यवस्था खुटकही की जमींदारी व्यवस्था में परिवर्तन करने के कारण हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक शकुंतला के लेखक कौन है? शकुंतला के लेखक हो जाएंगे कालिदास। नाटक शकुंतला, अभिज्ञान शाकुंतलम जिसे कहते हैं, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, यह सब कालिदास की नाटक है। कौन कौन सा है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, यह सब कालिदास की नाटक है। वही महाकाव्य में शामिल है कुमार संभवम और रघुवंशम। खंड काव्य में शामिल है मेघदूतम और ऋतु संहारम। क्वेश्चन है 24 नंबर, एशिया कप निम्नलिखित खेलों में से किस से संबंधित है? एशिया कप निम्नलिखित खेलों में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है क्रिकेट से। एशिया कप क्रिकेट से संबंधित है। इसका पहला संस्करण 1984 में खेला गया था। एशिया कप 2023 का आयोजन 30 अगस्त से 17 सितंबर तक पाकिस्तान और श्रीलंका में हुआ था, जिसमें भारत ने श्रीलंका को फाइनल में पराजित कर 8वीं बार खिताब जीता। क्रिकेट और कप एवं ट्रॉफियां दिया गया है। क्रिकेट से संबंधित है एशिया कप, आईसीसी वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप। फुटबॉल से संबंधित है फीफा कप, AFC एशिया कप और डुरंड कप। यह सब किससे संबंधित है? फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? शास्त्रीय नृत्य नहीं है। टोटल शास्त्रीय नृत्य की संख्या है 8। मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथकली, कथक, यह सब जो है शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम भी शास्त्रीय नृत्य में आता है, जबकि रासलीला नहीं है। रासलीला उत्तर प्रदेश में प्रचलित लोक नाट्य है। इसकी शुरुआत 16वीं सदी में हुई थी, जबकि भरतनाट्यम, कथकली, कथक, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी और सतरिया यह सब शास्त्रीय नृत्य में आते हैं। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो केरल का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मणिपुरी मणिपुर का, ओडिसी ओडिशा का, कथक उत्तरी भारत का या फिर उत्तर प्रदेश का, कथकली केरल का, सतरिया कहाँ का है? तो यह असम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का कार्यकाल कितना होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का
कार्यकाल कितना होता है? तो यह होता है 6 वर्ष। मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो 6 वर्ष होता है। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 1950 में भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई। चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त एवं 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो होता है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो होता है। याद रखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। निम्नलिखित देशों या महाद्वीपों में से सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा मरुस्थल जो है यह सहारा ही है। यह कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अफ्रीका में। उत्तरी अफ्रीका में है, जबकि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। उत्तरी अफ्रीका में है, अमेरिका नहीं, उत्तरी अफ्रीका में। दक्षिण अमेरिका में अटाकामा मरुस्थल, उत्तरी अमेरिका में सोनोरन मरुस्थल, ग्रेट बेसिन मरुस्थल, चीन और मंगोलिया में विस्तारित है गोबी मरुस्थल। अपना भारत और पाकिस्तान में कौन सा मरुस्थल है? तो थार मरुस्थल है, जिसे पाकिस्तान में क्या कहते हैं? चोलिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? चोलिस्तान कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित भक्ति संतों में से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया? पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग श्री वल्लभाचार्य का है। द्वैत मत दिया था श्री माधवाचार्य ने। रामानंदी संप्रदाय या फिर रामावत, यह हो जाएगा रामानंद से संबंधित। उदासी संप्रदाय श्री चंद ने दिया था। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? श्री चंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है? चंद्रमा का द्रव्यमान पूछा जा रहा है, तो इसका द्रव्यमान हो जाएगा 7.347 गुने 10 के पावर 22 kg। 7.347 गुने 10 के पावर 22 kg चंद्रमा का द्रव्यमान है। इसका घनत्व 3.34 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को भारत सरकार की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? भारत सरकार की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है हिंदी को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ की शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। प्रधानमंत्री नेता हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत पार्टी के नेता होते हैं। लोकसभा में बहुमत पार्टी के नेता होते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 75(1) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल लघु चित्रकारी के शासनकाल में अपने शिखर पर पहुंच गई। मुगल लघु चित्रकारी के शासनकाल में अपने शिखर पर पहुंच गई तो किसके समय? तो जहांगीर के समय। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। मुगल लघु चित्रकारी जहांगीर के शासनकाल में अपने शिखर पर पहुंची। मुगल लघु चित्रकला में देसी विषय वस्तु और चित्रकला शैली फारसी शैली व उसके बाद यूरोपीय शैली का सम्मिश्रण रहा। मुगल चित्रकला शैली अपने चरम पर इस्लामिक, भारतीय व यूरोपियन दृश्य संस्कृति और सौंदर्य के अति परिष्कृत मिश्रित रूप को प्रस्तुत करती है। अकबर ने मुगल चित्रकला शैली के नए मानक बनाए। उसने एक अनौपचारिक ढांचा बनाया जिसे उसके पुत्र जहांगीर, जिसका शासनकाल है 1605 से 27, ने नई ऊंचाइयां प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 33 नंबर। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? राज्यसभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आप लोगों को पता होगा कि राज्यसभा का जो सभापति होता है या फिर अध्यक्ष जो होता है यह उपराष्ट्रपति भी होते हैं। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो यह थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। संसद के उच्च सदन राज्यसभा या राज्यों की परिषद का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और पहला सत्र 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, अर्थात राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करेंगे। भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल है। भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। इसके पहले भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा
महाभियोग द्वारा इन्हें पद से हटाया जा सकता है। और कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है अमेरिका से। राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति की पदावधि उसके पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक होती है। हालांकि वह किसी भी समय उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। इसके अलावा महाभियोग द्वारा भी इन्हें हटाया जा सकता है। 35 नंबर पर गौर करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें न्यूनतम लिंगानुपात है? न्यूनतम लिंगानुपात किसका है? तो यह हरियाणा का है। क्रम से याद रखिएगा। सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य हरियाणा है, उसके बाद जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर हालांकि यह आ जाएगा केंद्र शासित प्रदेश में, सिक्किम, पंजाब और उत्तर प्रदेश। हरियाणा, सिक्किम, पंजाब और उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में न्यूनतम घनी आबादी वाला स्थान है? न्यूनतम घनी आबादी वाला स्थान कौन सा है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। विश्व का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला स्थान ग्रीनलैंड है। 0.14 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व मोनाको का है। कितना है? आप लोग देख लीजिए, 26,150.3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्दियों के मौसम में बोए जाने वाली फसलों को कौन सा फसल कहा जाता है? अच्छा, सर्दी में जो फसल बोई जाती है उसे रबी कहते हैं। गर्मी में जो बोई जाती है उसे खरीफ कहते हैं। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काट लिया जाता है। गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों आदि यह सब रबी की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उकाई बांध कहाँ स्थित है? उकाई बांध ताप्ती नदी पर गुजरात में स्थित है। गुजरात में कौन कौन से बांध है? तो उकाई बांध है, घरोई बांध है, कडाना बांध, यह सब गुजरात में है। उकाई, घरोई और कडाना बांध कहाँ है? तो गुजरात में। सारे के सारे स्टैटिक से ही क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप लोग स्टैटिक पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। पंजाब में है थीन बांध, भाखड़ा नागल बांध, सिसवन बांध। आंध्र प्रदेश में है सोमशिला बांध, श्रीशैलम बांध। झारखंड में है मैथन बांध, पंचेत बांध और चांडिल बांध है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है? हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। नागालैंड में हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन नागालैंड राज्य में 1 से 10 दिसंबर के बीच। 1 दिसंबर 1963 को ही नागालैंड की स्थापना की गई थी। इसी दिन से प्रारंभ किया गया, 1 दिसंबर से ही। और कब तक चलता है? तो 10 दिसंबर तक। इस महोत्सव का नामकरण हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर किया गया है, जो नागाओं के लिए सबसे अधिक पूजनीय और प्रशंसित पक्षी है। इस महोत्सव की शुरुआत कब हुई है? तो 2000 से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गौर करेंगे। ESIC का फुल फॉर्म क्या होगा? ESIC का पूर्ण रूप क्या होगा? तो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म है। यह संस्था भारतीय कर्मचारियों के लिए बीमा धनराशि का प्रबंधन करता है। लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? तो चुना जाते हैं लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। लोकसभा के ही पैनल से ही एक अध्यक्ष को चुन लिया जाता है। जब अध्यक्ष का स्थान रिक्त होता है तो लोकसभा इस रिक्त स्थान के लिए किसी अन्य सदस्य को चुनती है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सुंदरवन हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल राज्य के सुंदरवन डेल्टा में स्थित बाघ एवं जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। इसे वर्ष 1984 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यहाँ उदबिलाव, गंगा डॉल्फिन, नेवला, रिसस बंदर आदि पाए जाते हैं। कौन से बंदर? तो रिसस बंदर आदि यहाँ पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का 29वां राज्य बना? 29वां राज्य बना है तेलंगाना। कब? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना, जिसकी राजधानी आंध्र प्रदेश को बनाया गया। वर्तमान भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति के लिए सूत्र क्या होता है? आवृत्ति का सूत्र क्या होता है? तो 1/T होता है। 1/, आवृत्ति काल हो जाएगा। 1 सेकंड किए गए दोनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। n = 1/T, जहाँ n क्या है? तो आवृत्ति है। t क्या है? तो आवर्त काल है। आवृत्ति के लिए सूत्र क्या है? तो 1/आवर्त काल। निम्नलिखित में से कौन सा लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है?
लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? बताएंगे। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में मैथनोइक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटियों के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कनाडा की राजधानी कौन सी है? कनाडा की राजधानी ओटावा। कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा है। चीन की राजधानी बीजिंग। गुआना की राजधानी जॉर्ज टाउन। चिली की राजधानी सैंटियागो। चिली की राजधानी कहाँ है? तो सैंटियागो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गौर करेंगे। पंजाब की राजधानी कौन सी है? तो सभी जानते हैं, चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम है जादूगर या फिर विजार्ड। हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का उपनाम जादूगर या फिर विजार्ड है। इनका जन्म वर्ष 1905 में इलाहाबाद में हुआ था। ये 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे। इनके जन्म दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह कई एग्जामों में भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामित सदस्यों की संख्या होती है। लोकसभा में नामित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। हालांकि इसे 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय के सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम के परमाणु संख्या क्या है? हीलियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। हीलियम निष्क्रिय या नोबल गैस है, या रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, विषहीन भी है। इसका परमाणु क्रमांक 2 है। इसका उपयोग गुब्बारे फुलाने में किया जाता है। अब यहाँ से मैथ और रीजनिंग के प्रश्न आई थिंक दिए गए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इसका PDF जो है एजुकेशन ब्रांच मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आप लोग को मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आज हम लोग देखने वाले हैं 6 जनवरी 2019 सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न को। बहुत ही शानदार इसमें डिस्कशन दिया गया है, काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था? पहले खुद से आंसर देने का प्रयास करिएगा, उसके बाद ही आंसर देखा करिएगा। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास कौन था? यह हो जाएगा मलिक काफूर। मलिक काफूर। अलाउद्दीन ने उसे गुजरात आक्रमण के दौरान 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। खिलजी का जो दक्षिण विजय का अभियान जो था, यह करने का श्रेय किसे जाता है? मलिक काफूर को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला को जोड़ने वाला इनमें से कौन सा लिंक है? विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वतमाला को जोड़ने वाला इनमें से कौन सा लिंक है? तो हो जाएगा मैकाल रेंज। मैकाल रेंज। विंध्य श्रेणी दक्षिण भारत की नदी प्रणाली के साथ गंगा प्रणाली के बीच जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। मैकाल श्रेणी विंध्य और सतपुड़ा को जोड़ने वाली कड़ी बनाती है। सतपुड़ा रेंज विंध्य के दक्षिण में पूर्व पश्चिम दिशा में 7 पहाड़ों की एक श्रृंखला है। इसमें राजपीपला पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ियाँ और मैकाल रेंज शामिल है। नेक्स्ट है, आर्थिक उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। आर्थिक उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक एकत्रीकरण। आर्थिक एकत्रीकरण राजकोषीय व्यवस्था में अनुशासन लाने के लिए तथा सरकारी खर्च तथा घाटे जैसे कारकों पर नजर रखने के लिए राजकोषीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन कानून को वर्ष 2003 में तैयार किया गया था तथा इसे 2004 में प्रभाव में लाया गया था। यह सार्वजनिक कोषों तथा अन्य प्रमुख आर्थिक कारकों पर नजर रखते हुए बजट प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके माध्यम से देश के राजकोषीय घाटों को नियंत्रण में लाने की कोशिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? किलिमंजारो यह है कहाँ? अफ्रीका में। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत तथा विश्व के 7 सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है। इसकी ऊंचाई 5895 मीटर है। यह अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया देश में स्थित है। यह पर्वत विषुवत रेखा के समीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की। तो यह जारी कब की है बताएंगे? यह जारी की है 1990 में। 1990 में मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा? मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी की जाती है। इसे पहली बार 1990 में जारी किया गया था।
मानव विकास सूचकांक एक समग्र सूचकांक है जो 4 संकेतकों को ध्यान में रखते हुए मानव विकास में औसत उपलब्धि को मापता है। क्या क्या है? तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और सकल राष्ट्रीय आय। क्या क्या है? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, सकल राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका के अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है? अफ्रीका के अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र को किस नाम से? साहेल के रूप में जाना जाता है। अफ्रीका के अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र को साहेल के रूप में जाना जाता है, जो सेनेगल से सूडान तक विस्तारित है। यह उत्तर में सहारा रेगिस्तान और दक्षिण में आर्द्र सवाना घास के मैदान के बीच एक संक्रमणशील क्षेत्र है। इस क्षेत्र में शामिल अन्य देश मॉरिटानिया, माली, जाम्बिया, नाइजीरिया, बुर्किना फासो, कैमरून व सेंट्रल अफ्रीका आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल का प्रावधान है? आपातकाल का प्रावधान भाग 18 में है। भारतीय संविधान में आपात उपबंध जर्मनी के संविधान से लिया गया है। यह भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत उल्लेखित है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकता है: राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल हमारे देश में कभी भी नहीं लगा है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 360 में है। वही राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, राष्ट्रीय आपात 352 में चर्चा की गई है। नेक्स्ट है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के परामर्श क्षेत्राधिकार की अवधारणा कहाँ से आई है? एक मिनट, भारत की सुप्रीम कोर्ट के परामर्श क्षेत्राधिकार की अवधारणा कहाँ से आई है? सुप्रीम कोर्ट के परामर्श क्षेत्राधिकार की अवधारणा कहाँ से आई है? तो यह लाई गई है कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से। उच्चतम न्यायालय के परामर्श क्षेत्राधिकार की अवधारणा कनाडा के संविधान से ग्रहण की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति आवश्यक विषय को उच्चतम न्यायालय के सम्मुख परामर्श हेतु भेज सकता है। सर्वोच्च न्यायालय उसकी सुनवाई कर उस पर अपना परामर्श राष्ट्रपति को भेजता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होता है। सर्वोच्च न्यायालय पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने से मना भी कर सकता है। एक बार फिर से यहाँ पे देख लेते हैं। मुझे समझ में नहीं आया है तो आप लोग को भी समझ में नहीं आया होगा। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। उच्चतम न्यायालय के परामर्श क्षेत्राधिकार की अवधारणा कनाडा के संविधान से ग्रहण की गई है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति आवश्यक विषय को उच्चतम न्यायालय के सम्मुख परामर्श हेतु भेज सकता है। सर्वोच्च न्यायालय उसकी सुनवाई कर उस पर अपना परामर्श राष्ट्रपति को भेजता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने से भी मना भी कर सकता है। न यह मानने के लिए और न वो देने के लिए बाध्यकारी है। ठीक है, न उत्तर देने के लिए और न राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, लावनी का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लावनी कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह हो जाएगा महाराष्ट्र का। कहाँ का? महाराष्ट्र का। आंसर क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी ही दिया गया है। लावनी महाराष्ट्र का सबसे अधिक लोकप्रिय नृत्य है। यह विशेष पारंपरिक परिधान में किया जाता है, जिसमें नृत्यांगना 9 मीटर की साड़ी पहनती हैं। कितने मीटर की? 9 मीटर की साड़ी पहनती हैं। इस नृत्य में अध्यात्म और श्रृंगार दोनों भावों का मेल होता है। लावनी शब्द लावण्य या सुंदरता से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक डीएनए में से अधिक आरएनए पर आनुवांशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं प्रतिलेखन। क्या कहते हैं? प्रतिलेखन कहते हैं। डीएनए की एक रज्जुक से आनुवांशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की प्रक्रिया को प्रतिलेखन कहा जाता है। प्रतिलेखन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा डीएनए में संग्रहित आनुवांशिक जानकारी का उपयोग पूरक आरएनए स्ट्रैंड का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 खंड 2 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट है, मेघालय पठार को मालदा खंड से कौन अलग करता है? मेघालय पठार को मालदा खंड से कौन अलग करता है? तो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग है जो भ्रंशन के कारण मालदा गैप द्वारा अलग हो गया है। इसका निर्माण गोंडवाना काल के निक्षेपों से हुआ है। मेघालय का पठार उत्तरी ढाल लंबवत है, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है।
आगे बढ़ते हैं। बी ड्रिबलिंग कौशल किस खेल से संबंधित है? बी ड्रिबलिंग कौशल किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है हॉकी से। हॉकी से संबंधित है, जिसमें अपनी स्टिक के साथ चलते हुए गेंद को नियंत्रित करना और पैतरेबाजी करना शामिल है। यह आक्रामक और रक्षात्मक दोनों रूपों में खिलाड़ियों के लिए आवश्यक कौशल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के संरेखित होने पर किस प्रकार का ज्वार आती है? तो यह आएगी ऊंचे ज्वार। जब तीनों एक ही रेखा में होंगे तो कौन से ज्वार आएगा? ऊंचे ज्वार आएगा। ज्वार भाटा एक प्राकृतिक घटना है। सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने की घटना को क्या कहते हैं? ज्वार भाटा कहते हैं। ऊपर उठने की घटना ज्वार कहलाती है, नीचे आने की घटना क्या कहलाती है? भाटा कहलाती है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के संरेखित होने पर ऊंचे ज्वार आता है। तीनों जब एक ही सिद्ध में होता है तब ऊंचे ज्वार आता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों की आकर्षण शक्ति कार्य करती है। नेक्स्ट है, एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाले विकार का नाम क्या है? एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाले विकार का नाम क्या है? इसे कहते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम गुणसूत्र की 21वीं जोड़ी में एक अतिरिक्त गुणसूत्र बढ़ जाने के कारण होने वाला विकार है। इस बीमारी को ट्राइसोमी के नाम से भी जाना जाता है। अतिरिक्त गुणसूत्र बढ़ जाने के कारण डाउन सिंड्रोम से प्रभावित मनुष्य का चेहरा मंगोलों जैसा, माथा चौड़ा, जीभ मोटी, आंखें तिरछी, मंदबुद्धि आदि के लक्षण दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। शीतकालीन ओलंपिक 2018 किस देश में आयोजित किया गया है? शीतकालीन ओलंपिक, इसे आप लोग करेंट के अनुसार से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे शीतकालीन ओलंपिक 2022 का दिया गया है, जिसका आयोजन बीजिंग चीन में किया गया था। ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, अजंता के चित्र किस धर्म के सामान्य विषय हैं? अजंता के चित्र कौन से धर्म के सामान्य विषय हैं? तो यह हो जाएगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं, जिसमें 4 चैत्य गृह और 25 विहार हैं। इस गुफा का निर्माण ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी के मध्य किया गया था। गुफाओं की दीवारों तथा छतों पर बनाए गए चित्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्र जातक कथाओं, जो कि बुद्ध से जुड़ा हुआ है। जातक कथा, जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी इसमें मिलती है। नेक्स्ट है, 2 तरंगों की अत्यधिक शक्ति के कारण प्रकाश की तीव्रता का असमान वितरण क्या है? 2 तरंगों की अत्यधिक शक्ति के कारण प्रकाश की तीव्रता का असमान वितरण क्या है? तो हो जाएगा व्यतिकरण। 2 विभिन्न सुसंगत स्रोतों से 2 प्रकाश स्रोत एक साथ मिलते हैं। जब समान आवृत्ति की 2 प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है, जिसे व्यतिकरण कहते हैं। तो ऊर्जा का वितरण होता है और एक दूसरे से विक्षुब्ध होते हैं। 2 प्रकाश तरंगों के इस अध्यारोपण को प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, चलिए इतना लंबा चौड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहाँ से लिया गया है? रूसी क्रांति से लिया गया है। कहाँ से? रूसी क्रांति से। वही फ्रांसीसी क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किनारा लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है फ्रांसीसी क्रांति से। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से इसे लागू किया गया। भारतीय संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम हस्ताक्षर किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे तथा अंतिम हस्ताक्षरकर्ता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? दुनिया का सबसे ऊंचा पठार तिब्बती पठार है। डेक्कन का पठार की ऊंचाई 2695 मीटर, तिब्बत का पठार 5000 मीटर, कोलंबिया का पठार 1800 मीटर, कटगा का पठार 1220 मीटर। तिब्बत का पठार देख सकते हैं कितना मीटर है? 5000 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस दर पर रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को कर्ज देता है, गौर करिए क्वेश्चन पर, जिस दर पर रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को कर्ज देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बैंक दर। क्या कहते हैं? बैंक दर।
बैंक दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को उधार देता है। यह उनके व्यापारिक बिलों की पुनर्कटौती करता है एवं उसके द्वारा रिजर्व बैंक साख की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है प्रति इकाई आयतन में द्विध्रुवीय गति को कहा जाता है। प्रति इकाई आयतन में द्विध्रुवीय गति को कहा जाता है, इसे कहते हैं ध्रुवीकरण। क्या कहते हैं? ध्रुवीकरण कहते हैं। यह एक निश्चित पैटर्न में कंपन के कारण बनती है, जैसे प्रकाश तरंगों का ध्रुवीकरण। नेक्स्ट है मादाओं में परागकणों का मादा प्रतिच्छेदन में क्या स्थान है? मादाओं में परागकणों का मादा प्रतिच्छेदन में क्या स्थान है? तो परागन है। मादाओं में परागकणों का मादा प्रतिच्छेदन स्थान होता है। एक पुष्प के परागकण को उसी पुष्प या उसी जाति के अन्य पुष्पों के वर्तिकाग्र या उसी जाति के अन्य पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बास्केटबॉल से संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित हो जाएगा ड्रिबल। ड्रिबलिंग बॉल को एक बार में एक हाथ से लगातार फर्श पर उछालना है। वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री कौन था? वेनिस इटली का यात्री कौन था? तो मार्को पोलो था। कौन था? मार्को पोलो था। इसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसने पांड्य शासक मारवर्मन कुलशेखर के शासनकाल में दक्षिण भारत की यात्रा की थी। किसके समय? तो पांड्य शासक मारवर्मन कुलशेखर के शासनकाल में दक्षिण भारत की यात्रा की थी। मिलित पन्हों में मिलिद में बौद्ध धर्म से जुड़े सवाल का जवाब किसने दिया? मिलित पन्हों में मिलिद में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया? तो नागेश्वर ने दिया था। मिलित पन्हों पाली भाषा में लिखित बौद्ध ग्रंथ है। इसके रचनाकार नागसेन है। इसमें यूनानी राजा मिनांडर तथा नागेश्वर के संवाद का वर्णन है। नेक्स्ट है देश में पहली बार राष्ट्रीय योजना बनाई गई। किस देश ने पहली बार राष्ट्रीय योजना बनाई है? भारत के सापेक्ष में नहीं पूछा जा रहा है, विश्व के सापेक्ष में पूछा जा रहा है। तो पहली बार राष्ट्रीय योजना रूस के द्वारा बनाई गई थी। रूस ने पहली बार राष्ट्रीय योजना बनाई थी। वर्ष 1951 में भारत में योजना आयोग का गठन किया गया। भारत में योजना आयोग का गठन 1951 में नहीं, 15 मार्च 1950 को किया गया था तथा प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 की शुरुआत की गई थी। यहाँ पे योजना आयोग सुधार करिएगा, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है लोअर या फिर लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की संकीर्ण घाटी को पश्चिम में कहा जाता है। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की संकीर्ण घाटी को पश्चिम में भी कहा जाता है। इसे कहते हैं दुन्स। आगे देख लेते हैं आंसर क्या दिया गया है। दुन्स ही दिया गया है। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की संकीर्ण घाटी को पश्चिम में दुन्स कहा जाता है। दून घाटी के लिए एक स्थानीय शब्द जैसे कि देहरादून, कोठारी दून, पतली दून आदि। नेक्स्ट है चर चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से विद्युत प्रवाह के उत्पादन की प्रक्रिया को कहा जाता है। इसे कहेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहेंगे कि किसी चालक को किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। नेक्स्ट है महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण में कौन से राज्य शामिल है? महादायी जल विवाद मतलब मांडवी जल विवाद। गोवा शामिल है, कर्नाटक शामिल है और महाराष्ट्र शामिल है। गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। मांडवी जल विवाद न्यायाधिकरण में गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र शामिल है। यह कर्नाटक में भीमगढ़ के पश्चिमी घाट से निकलती है। कहाँ से निकलती है मांडवी नदी? तो कर्नाटक के भीमगढ़ के पश्चिमी घाट से निकलती है और अरब सागर में जाकर मिल जाती है। यह मुहाने पर कोरमुरगांव बंदरगाह बनाती है। कौन सी बंदरगाह? कोरमुरगांव बंदरगाह। इनमें से कौन एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है? एशिया और उत्तरी अमेरिका को कौन सा अलग करता है? तो यह हो जाएगा बेरिंग जल संधि, बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट प्रशांत और आर्कटिक महासागरों को जोड़ती है और एशिया अमेरिका को पृथक करती है। यह लगभग 82 किलोमीटर चौड़ा तथा 30 से 50 मीटर गहरा है। स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। किस मुद्रा को भुजंगासन प्रदर्शित करता है? किस मुद्रा को भुजंगासन प्रदर्शित करता है? तो यह हो जाएगा कोबरा। भुजंगासन व्यायाम के रूप में हठ योग और आधुनिक योग में एक लेटे हुए पीठ मोड़ने वाला आसन है। भुजंगासन कोबरा मुद्रा को प्रदर्शित करता है। इस आसन में शरीर की आकृति फन उठाए हुए भुजंग अर्थात सर्प जैसी बनती है, इसलिए इसे भुजंगासन कहते हैं।
नदी के मार्ग में बनने वाली नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? जलोढ़ भूमि को क्या कहते हैं? नई मिट्टी को कहते हैं खादर, पुरानी मिट्टी को कहते हैं बांगर। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इसमें मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमरस यह सब की कमी होती है। यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर तथा नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या का बहुत सरल अनुपात को ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या का बहुत सरल अनुपात को ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो हो जाएगा मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की उपस्थिति में भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। यहाँ पे इसके बारे में डिटेल दिया गया है, आप लोग खुद से भी देख सकते हैं, बहुत ही ईजी है, जानते भी होंगे। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध विज्ञान कथा पुस्तक है? विज्ञान कथा पुस्तक हो जाएगा सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत पुस्तक किसका है? तो आर्यभट्ट का है। इसमें उन्होंने प्रतिपादित किया कि सूर्य स्थित है और पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य की परिक्रमा करती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान किस वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? कितने वर्ष से कम उम्र बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को प्रतिबंध लगाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 के अनुसार किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य परिसंकटमय गतिविधियों तथा निर्माण कार्य अथवा रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिबंध करता है, लेकिन यह प्रतिबंध किसी को नुकसान न पहुंचाने वाले अथवा निर्दोष कार्यों में नियोजन का प्रतिबंध नहीं करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अपने हमलों में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ भव्य मंदिरों को 17 बार लूटा और नष्ट किया? तो हो जाएगा महमूद गजनी। महमूद गजनवी 1001 से लेकर के 1026 के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 में किया। यहाँ के शासक भीमदेव या फिर भीम प्रथम को पराजित किया। इसने मंदिर से अथाह संपत्ति को लूटकर वापस लौट गया था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर कहाँ स्थित है या फिर किनको समर्पित है? यह मंदिर है कहाँ? तो यह हो जाएगा इंडोनेशिया में और यह समर्पित है बुद्ध को। यह इंडोनेशिया में स्थित है तथा विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में शैलेंद्र राजवंश के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है, किस कार्य क्षमता के कणों से भरे कुल अंतरिक्ष के प्रतिशत के रूप में कहा जाता है? किस कार्य क्षमता को कणों से भरे कुल अंतरिक्ष के प्रतिशत के रूप में कहा जाता है? इसे क्या कहेंगे? तो इसे कहा जाता है पैकिंग कार्यशीलता। पैकिंग कार्यशीलता को कणों से भरे कुछ अंतरिक्ष के प्रतिशत के रूप को कहा जाता है। खगोल विज्ञान ऐसा विज्ञान है जो बाहरी अंतरिक्ष में वस्तुओं के अवलोकन, विवरण और मापने से संबंधित है। AKFI का फुल फॉर्म बताना है तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया जो भारत में कबड्डी के सेल का कार्यभार संभालती है। यह महासंघ वर्ष 1973 में अस्तित्व में आया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नहीं है? एलिफेंटा गुहा दिल्ली में नहीं है, जबकि हुमायूं का मकबरा, लाल किला, कुतुब मीनार यह सभी के सभी दिल्ली में स्थित हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं बताएंगे, और एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं? तो हो जाएंगे महाराष्ट्र में। यह महाराष्ट्र में मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर अरब सागर में एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है। इसमें कुल 7 गुफाएं हैं। अन्य धरोहर दिल्ली में अवस्थित है। एक प्रणाली की इकाइयों को दूसरी प्रणाली में बदलने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? परिमाण विश्लेषण का। परिमाण विश्लेषण राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को मंजूरी दिए बिना और उसे वापस नहीं लेने पर इसे कहा जाता है, जिसे अनिश्चित काल के लिए लंबित रखा जाता है। इसे कहेंगे पॉकेट वीटो। राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को मंजूरी दिए बिना और उसे वापस नहीं लेने पर इसे पॉकेट वीटो कहा जाता है, जिसे अनिश्चित काल के लिए लंबित रखा जाता है। पॉकेट वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा विधेयक अनिश्चित काल के लंबित रखने के लिए किया जाता है। वह न तो विधेयक को अस्वीकार करता है, न ही विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को वीटो शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त है। पॉकेट वीटो का प्रयोग किसने किया था? तो ज्ञानी जैल सिंह ने। राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो हो जाएगा 250।
250, 238 सदस्य निर्वाचित, 12 मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में सदस्यों की संख्या 245 है, जिसमें 233 निर्वाचित होते हैं और 12 मनोनीत होते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वानिकी का प्रतिशत सर्वाधिक है? वन का प्रतिशत सर्वाधिक कहाँ है? तो मिजोरम। कहाँ है? मिजोरम। करंट के अनुसार से याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर 2021 के अनुसार दिया भी गया है। 1945 में लोगों की योजना द्वारा तैयार की गई थी। 1945 में लोगों के द्वारा तैयार की गई थी, तो यह हो जाएगा M.N. राय। लोगों की योजना तैयार की गई थी, अच्छा, पीपुल योजना M.N. राय के द्वारा तैयार की गई थी 1945 में। मार्क्सवादी समाज से प्रेरित इस योजना द्वारा कृषिगत एवं औद्योगिक उत्पादनों में तेजी वृद्धि करके आम जन को आवश्यक जरूरतों को उचित मात्रा में उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट है, 2018 राष्ट्रमंडल खेल टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया? इसे भी करंट से अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक ने किस वर्ष किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था? माफ करिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था? तो यह हो जाएगा हिसार। जौनपुर का भी गठन किया था, फिरोजाबाद का गठन किया था फिरोज शाह तुगलक ने वर्ष 1354 में। हिसार जो कि हरियाणा में है, उसने इस नए नगर हिसार ए फिरोज को महलों, मस्जिद, बगीचा, नहर तथा अन्य इमारतों से सजाया था। हिसार फारसी शब्द है जिसका अर्थ किला होता है या फिर घेरा होता है। अब यहाँ से शायद रीजनिंग और मैथ का प्रश्न दिया गया है। मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग टेलीग्राम चैनल्स ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन अच्छे ढंग से देख लें या फिर खुद से सॉल्व करने का भी प्रयास करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। बाकी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग देख रहे थे रेलवे का एसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं 6 जनवरी 2019 थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी सब्सक्राइब ये सब करना हो तो कर लेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कैग किन खातों का लेखा परीक्षण करता है? कैग CAG किन खातों का लेखा परीक्षण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वित्तीय सहायता प्राप्त अन्य सरकारी संस्थान का। इसकी चर्चा अनुच्छेद 148 में किया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करते हैं और इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वर्तमान समय में कैग कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में है। चार मीनार का निर्माण सुल्तान मुहम्मद कुली कुतुब शाही वंश के 5वें शासक ने 1591 में करवाया। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया है? कुली कुतुब शाह ने। यह भारत के हैदराबाद वर्तमान तेलंगाना में स्थित एक स्मारक और मस्जिद है। यह विश्व स्तर पर हैदराबाद प्रतीक के रूप में जाना जाता है और भारत में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त संरचनाओं में से सूचीबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कौन सा लेंस वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कौन सा लेंस वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? यह हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दो लेंसों का उपयोग करता है, अभिदृश्यक लेंस और नेत्रक। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कृषि आंदोलन तेभागा किस प्रांत में हुआ था? तेभागा आंदोलन किस प्रांत में हुआ था? यह हुआ था बंगाल वाले क्षेत्र में 1946-47 ईस्वी में। मैं जो शॉर्ट वीडियो करवाती हूँ वो आप लोग देखना चाहे तो देख सकते हैं। मैं शॉर्ट वीडियो में यह बताई भी थी, जिसमें किसानों ने फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर घटाकर 43 करने के लिए संघर्ष शुरू किया था। यह आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। आंदोलन का नेतृत्व अखिल भारतीय किसान सभा CPI के किसान शाखा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? उत्तर पूर्व का प्रवेश द्वार बताएंगे। उत्तर पूर्व का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? गुवाहाटी को। गुवाहाटी जो कि असम की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शीतकालीन ओलंपिक खेलों की श्रेणी के अंतर्गत आता है? शीतकालीन ओलंपिक खेलों की श्रेणी के अंतर्गत आता है शॉर्ट ट्रैक। क्या कहते हैं? शॉर्ट ट्रैक। शीतकालीन ओलंपिक खेल को विंटर ओलंपिक गेम्स भी कहते हैं। यह खेल सर्दियों के समय में खेला जाता है। शीतकालीन ओलंपिक खेल पहली बार वर्ष 1924 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में खेला गया। उल्लेखनीय है कि शीतकालीन ओलंपिक खेल वर्ष 1992 तक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के साथ खेला जाता था। हर एक टॉपिक पे आप लोग ध्यान देंगे।
1992 तक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के साथ खेला जाता था, लेकिन इसके बाद इसे अलग आयोजित किया जाने लगा। विंटर ओलंपिक खेलों में मुख्यतः एल्पाइन स्केटिंग, क्रॉस कंट्री स्कीइंग, कर्लिंग, फिंगर स्केटिंग, फ्री स्टाइल स्कीइंग, आइस हॉकी, शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग, स्केलेटन स्की, जंपिंग, स्नोबोर्डिंग और स्पीड स्केटिंग जैसे खेल आयोजित किए जाते हैं। एक बार फिर से आप लोग यहाँ पे देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और कर्तव्यों का संविधान की 11वीं सूची में कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया? पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और कर्तव्यों को संविधान की 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे सूचीबद्ध किया गया या फिर शामिल किया गया। यहाँ पे दिया भी गया है, पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और कर्तव्यों को संविधान की 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देता है और 29 विषयों पर पंचायतों को कर लगाने का अधिकार देता है। इस अधिनियम ने ग्राम स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल.एम. सिंघवी समिति की अनुशंसा पर ही पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नगर पालिका की बात की जाए तो उसमें 18 विषय आते हैं और इसके अंतर्गत 29 विषय। नेक्स्ट है, वांडीवास का निर्णायक युद्ध किनके बीच लड़ा गया? वांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था, जिसमें फ्रांसीसी की हार हुई थी और अंग्रेज विजय हुए थे। इसके पहले 1759 में वेदरा का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वांडीवास की लड़ाई 1760 में भारत में फ्रांसीसी और ब्रिटिशों के बीच हुई थी। यह लड़ाई फ्रांसीसी और ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्यों के बीच लड़े गए तीसरे कर्नाटक युद्ध का हिस्सा थी, जो स्वयं वैश्विक 7 साल के युद्ध का एक हिस्सा था। सप्तवर्षीय युद्ध जिसे कहते हैं, जो कि 1756 से लेकर के 1763 के बीच चला था। यह तमिलनाडु के वांडीवास में हुआ था। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व सर आयरकुट कर रहे थे। वही फ्रांसीसी सेना का कमान किसके हाथों में था? काउंट डी लाली के हाथों में। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व आयरकुट कर रहे थे, फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली कर रहे थे, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गौर करेंगे। भारतीय कृषि को अक्सर कहा जाता है मानसून पर दाव कहा जाता है। भारतीय कृषि मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। भारत में वर्षा प्रायः अनिश्चित एवं अनियमित होती है। कहीं मानसून जल्दी आ जाता है तो कभी देर से आता है। वर्षा का वितरण भी असमान है। कहीं अधिक वर्षा से बाढ़ आती है तो कहीं सूखा पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप कृषि को भारी हानि होती है। मानसूनी पवनों द्वारा कम या अधिक मात्रा में वर्षा होने से कृषि को भारी क्षति पहुंचती है। अतः भारतीय कृषि को मानसून पर दाव कहा जाता है। पहले मानसून कहाँ आता है? सबसे पहले मानसून केरल वाले तट में जून के प्रथम सप्ताह में केरल के तट पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिकों में अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को कहा जाता है। कार्बनिक यौगिकों में अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को एलिफैटिक यौगिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलिफैटिक यौगिक। एलिफैटिक यौगिक है क्या? कोई भी रासायनिक यौगिक जिसमें परमाणु एकल, दोहरे या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा गैर एरोमेटिक संरचना बनाने के लिए जुड़े होते हैं, उसे एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। कोई भी रासायनिक यौगिक जिसमें परमाणु एकल, दोहरे या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा गैर एरोमेटिक संरचना बनाने के लिए जुड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं? एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से क्या केवल पौधों में पाया जाता है? केवल पौधों में पाया जाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा कोशिका भित्ति केवल पौधा में पाया जाता है। यहाँ पे दिया भी गया है, कुछ जीव में जैसे कि कवक, शैवाल और बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। यह इनमें जीव द्रव झिल्ली के बाहर पाए जाने वाले दृढ़ निर्जीव आवरण होता है, जो सेलुलोज का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी इसमें से कौन सा है, बताना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा गंडक नदी गंगा की सहायक नदी है। गंडक नदी हिमालय से निकलने के बाद नेपाल में शालिग्राम नाम से बहती है। नेपाल में कौन से नाम से? शालिग्राम नाम से
नेपाल में सालिग्राम नाम से बहती है और मैदानों में पहुंचने के बाद इसे नारायणी उपनाम से जाना जाता है, जो कि काली गंडक और त्रिशूल नदी के जल के साथ सोनपुर के पास गंगा में जाकर मिल जाती है। गंगा की अन्य सहायक नदियां जैसे कि यमुना, रामगंगा, सरयू, कोशी, महानदी, सोन और तमसा है, जबकि सुबनसिरी और मानस नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। सुबनसिरी और मानस किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है तथा जास्कर सिंधु नदी की सहायक नदी है। सोहन नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है, जबकि बाकी झेलम, ब्यास, बिपाशा या सभी के सभी सिंधु की सहायक नदी में से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो 1992 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के तहत जापान में हुआ था। इसका लक्ष्य या उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उचित उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य को निर्धारित करके ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है। ग्रीन हाउस गैस होता क्या? तो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण ही ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 दिल्ली से कहाँ तक जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है दिल्ली से अमृतसर तक जाता है। दिल्ली से अमृतसर यहाँ पर दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों में से एक है जो नई दिल्ली को पाकिस्तान से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 को शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। बाद में अंग्रेजों के समय यह ग्रैंड ट्रक रोड का हिस्सा था। दक्षिण में इस राजमार्ग के विस्तार को NH2 कहा जाता है। अटारी के बाद यह अमृतसर, जालंधर, फगवाड़ा, लुधियाना, राजपुरा, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कसाल, पानीपत, सोनीपत, कुंडली से होते हुए अंत में दिल्ली पहुंचता है। इसमें जो नाम दिए गए हैं यह पंजाब और हरियाणा का ही जिले का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के संबंध के निर्धारण के लिए बने दूसरे आयोग की अध्यक्षता किसने की? केंद्र और राज्यों के संबंधों के निर्धारण के लिए बने दूसरे आयोग की अध्यक्षता किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया गया था? MM पुंछी। पुंछी आयोग आया कब था? चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। पुंछी आयोग ऐसे 2004 में आया था। केंद्र राज्य संबंधों के नए मुद्दों को देखने के लिए 27 अप्रैल 2007 में भारत के पूर्व न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा पुंछी आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? 2007 में, माफ करिएगा 2007 में। इस समिति का गठन भारत की राजनीतिक और अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए किया गया था, क्योंकि सरकारी आयोग ने आखिरी बार 2 दशक पहले केंद्र राज्य संबंधों और राज्यपाल की भूमिका सहित सभी क्षेत्रों में शक्तियों और जिम्मेदारियों के संबंध में न्यायालयों की विभिन्न घोषणाओं की जांच और समीक्षा की थी। सरकारी आयोग का भी संबंध किससे है? तो केंद्र राज्य संबंध से है। इसके धर हो गया, PV राजमन्नार हो गया, या सभी के सभी का संबंध हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध से। नेक्स्ट है, मेडन ओवर किस खेल से संबंधित है? मेडन ओवर किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। मेडन ओवर क्रिकेट से संबंधित है। मेडन ओवर क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट में एक ओवर में बल्लेबाज की ओर गेंद को 6 बार फेंकना वैध है तथा मेडन ओवर में कोई भी रन नहीं बनता है जिसे गेंदबाज के खिलाफ गिना जा सके, अर्थात केवल लेग बाई के जरिए रन बनाए जा सकते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन दौड़ प्रतियोगिता में जुड़ा नहीं है? किन व्यक्तियों ने दौड़ प्रतियोगिता में भाग नहीं लिए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी, इनका संबंध किससे है? बिलियर्ड्स और स्नूकर से है। जबकि उसेन बोल्ट जो कि जमैका अफ्रीका के हैं, PT उषा और हिमा दास, इन तीनों का संबंध दौड़ प्रतियोगिता से है। नेक्स्ट है, काम करने अथवा ऊर्जा हस्तांतरण की दर को क्या कहा जाता है? काम करने अथवा ऊर्जा हस्तांतरण की दर को क्या कहा जाता है? तो शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर क्या होता है? तो कार्य बटा समय होता है। इसका ऐसा इकाई वाट होता है, वाट जूल प्रति सेकंड है। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा त्वरण के अंतर्गत विद्युत आवेशित कणों को किस रूप में प्रेषित किया जाता है? विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा त्वरण के अंतर्गत विद्युत आवेशित कणों को विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में प्रेषित किया जाता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण एक प्रकार की ऊर्जा है जो अंतरिक्ष से असीमित वेग से संचारित होती है। कहाँ से? अंतरिक्ष से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन निम्नलिखित में से किस बहुमत के आधार पर किया जाता है? तो हो जाएगा संसद के विशेष बहुमत के आधार पर। संसद के
विशेष बहुमत के आधार पर किया जाता है। भारतीय संविधान में विभिन्न अनुच्छेदों के तहत 4 प्रकार के विशेष बहुमत का उल्लेख है। अनुच्छेद 61 के तहत, अनुच्छेद 249 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत। अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत प्लस साधारण बहुमत द्वारा 50% राज अनुसमर्थन भी होना चाहिए। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ के अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अति संवेदनशील न होने का गुण क्या कहलाता है? इसे कहते हैं चिरैलिटी। किसी पदार्थ के अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अति संवेदनशील न होने का गुण क्या कहलाता है? चिरैलिटी कहलाता है। असिमिलिटी, सिमिलिटी तथा अचिरैलिटी इससे भिन्न है या इससे संबंधित नहीं है। चिरैलिटी कहते किसे? तो किसी पदार्थ के अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अति संवेदनशील न होने का गुण क्या कहलाता है? चिरैलिटी कहलाता है। ब्रीडिंग की वह कौन सी प्रक्रिया है जिनके द्वारा उच्च विटामिन अथवा प्रोटीन और अत्यधिक वसा वाली फसलें उगाई जाती हैं? तो हो जाएगा बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन, ब्रीडिंग की बायोफोर्टिफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च विटामिन अथवा प्रोटीन और अत्यधिक वसा वाली फसलें उगाई जाती है। उदाहरण, वर्ष 2000 में मक्का की अन्य किस्मों की तुलना में ट्रिप्टोफैन और लाइसिन जैसे एमिनो अम्ल की दुगनी मात्रा के साथ मक्का को विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? शपथ आता है 3री अनुसूची के तहत। वेतन की चर्चा 2री अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट है, हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंधित आयतनिक तनाव के अनुपात को कहा जाता है। हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंधित आयतनिक तनाव के अनुपात को आयतन प्रत्यास्था मापांक कहा जाता है। क्या कहते हैं? आयतन प्रत्यास्था मापांक। नेक्स्ट है, अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संसदीय कानून बनाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संसदीय कानून बनाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो राज्यपाल के पास। अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में संसदीय कानून बनाने का अधिकार अनुसूचित क्षेत्र के शांति और सुशासन के लिए यह कार्य होता है राज्यपाल के पास। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1) और 244(2) में अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 244 का 1 और अनुच्छेद 244 का 2। निम्नलिखित में से किसने सिखों को एक सैन्य संप्रदाय में बदल दिया? सिखों को सैन्य संप्रदाय में किसने बदल दिया? बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना, मेरे ख्याल से दिए गए नहीं है, 6ठे गुरु होना चाहिए था, हरगोविंद जिनका नाम है, लेकिन ऑप्शन में हरगोविंद नहीं दिया गया है। चलिए यहाँ पे क्या दिया गया है देख लेते हैं। ऐसे हरगोविंद होना चाहिए था। देखिए, दिए गए प्रश्न के निम्नलिखित विकल्पों में से कोई विकल्प सही नहीं है, क्योंकि प्रश्न अनुसार सिख समुदाय को एक सैन्य समुदाय में बदलने का कार्य गुरु हरगोविंद ने किया। इन्हें सैनिक संत के रूप में जाना जाता है। इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की, अमृतसर शहर को मजबूत किया। इन्होंने जहांगीर और शाहजहां के खिलाफ युद्ध छेड़ा। आयोग ने उत्तर कुंजी में गुरु गोविंद सिंह को माना है, जो सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने 1699 में खालसा नामक योद्धा समुदाय की स्थापना की थी। इसमें जो आंसर माना है आयोग ने, किसको माना है? गुरु गोविंद सिंह को, लेकिन ऐसा होना किसका चाहिए था? हरगोविंद सिंह। नेक्स्ट है, वे जानवर जिनकी कोशिकाएं बाह्य और आंतरिक झिल्ली के बीच भ्रूण परत में व्यवस्थित रहती है कहलाते हैं। वे जानवर जिनकी कोशिकाएं बाह्य और आंतरिक झिल्ली के बीच भ्रूण परत में व्यवस्थित रहती है कहलाते हैं डायप्लोब्लास्टिक जानवर। डायप्लोब्लास्टिक जानवर। इसके उदाहरण दिए गए हैं, जेलीफिश, कंघी जेल, मूंगा और समुद्री एनीमोन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मणिपुरी नृत्य को शांति निकेतन में प्रदर्शन कर उसे उसकी ख्याति वापस दिलाई? किसने मणिपुरी नृत्य को शांति निकेतन में प्रदर्शन कर उसकी ख्याति वापस दिलाई? तो यह हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में मणिपुरी नृत्य को प्रदर्शित कर उसके प्रसिद्धि वापस दिलाई। वर्ष 1919 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन के पाठ्यक्रम में मणिपुर नृत्य को शामिल करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने यह फैसला सिलहट में एक नृत्य प्रदर्शन देखने के बाद लिया था। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर है। भारत में साक्षरता दर 74% है। ऐसा तो भारत की साक्षरता 74.04% है। 1947 में मात्र 18% थी। पुरुषों की साक्षरता दर 82.14%, वही महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% है। पहली जनगणना 1972 में तथा 10 वर्षीय जनगणना 1881 से शुरू हुई। आप सुधार करेंगे,
पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय और 10 वर्षीय जनगणना मतलब 10 की जनगणना प्रारंभ 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव व्यवहार का विकल्प के रूप में प्रयोग किए जाने वाले परिणाम और अपर्याप्त आय के अंतर्संबंध के रूप में अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसका है? अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव व्यवहार का विकल्प के रूप में प्रयोग किए जाने वाले परिणाम और अपर्याप्त आय के अंतर्संबंध के रूप में अध्ययन किया जाता है। यह कथन है रॉबिन्सन का। किसका है? रॉबिन्सन का। नेक्स्ट है एकीकृत ऊर्जा नीति के अनुसार बिजली की मांग 8 लाख मेगावाट कब तक होने की संभावना है? 8 लाख मेगावाट कब तक होने की संभावना है? 2031 और 2031-32 में। एकीकृत ऊर्जा नीति पर योजना आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के लिए अगले 25 वर्षों या 2031-32 तक 8% वार्षिक की जीडीपी वृद्धि बरकरार रखने के लिए देश को अपनी ऊर्जा उत्पादन क्षमता में तकरीबन 8 लाख मेगावाट या वर्तमान समय की 1,60,000 मेगावाट की तुलना में 5 गुने से अधिक की वृद्धि करने की आवश्यकता पड़ेगी। 16 लाख मेगावाट है, माफ करिएगा 16 लाख मेगावाट है। नेक्स्ट है पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर के साथ प्रशांत महासागर को। पनामा नहर मानव निर्मित एक जलमार्ग अथवा जलयान नहर है जो पनामा में स्थित है। यह प्रशांत महासागर, कैरेबियन सागर से होकर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इस नहर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर, औसत चौड़ाई 90 मीटर, न्यूनतम गहराई 12 मीटर है। यह पनामा स्थल डमरू मध्य को काटते हुए निर्मित है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख जलमार्गों में से एक है। पनामा नहर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का नियंत्रण है। किसका नियंत्रण है? तो अमेरिका का इस पर नियंत्रण किया गया है। जम्मू कश्मीर का स्थानीय निवासियों को अस्थायी आवास प्रदान करने का अधिकार किसके पास होता है? जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासियों को अस्थायी आवास प्रदान करने का अधिकार राज्य विधान मंडल के पास होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35A एक ऐसा अनुच्छेद था जो जम्मू और कश्मीर की विधायिका को राज्य के अस्थायी निवासियों को परिभाषित करने और उन्हें विशेषाधिकार प्रदान करने का अधिकार देता था। इसे राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। इसमें भूमि और अचल संपत्ति खरीदने की क्षमता, मतदान करने और चुनाव लड़ने की, सरकारी रोजगार की तलाश आदि के अधिकार शामिल थे जो अन्य राज्यों के निवासियों को प्राप्त नहीं थे। अतः जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासियों को अस्थायी आवास प्रदान करने का अधिकार राज्य विधान मंडल के पास होता था। लेकिन 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे को रद्द कर दिया और भारत का पूरा संविधान राज्य पर लागू कर दिया। इसका तात्पर्य है कि अनुच्छेद 35A समाप्त हो गया। अब इसे 2 संघ शासित राज्य जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। नेक्स्ट है यूरोप के किस देश में बंदरगाह नहीं है? यूरोप के किस देश में बंदरगाह नहीं है? फ्रांस, इटली या स्पेन में है, स्विट्जरलैंड में नहीं है। दिए गए प्रश्न के विकल्पों के अनुसार स्विट्जरलैंड एक यूरोपीय बंदरगाह विहीन देश है और इसकी राजधानी कहाँ है? बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न है तथा इसकी मुद्रा स्विस फ्रैंक है। बोली जाने वाली भाषाएं जर्मन, फ्रेंच, इतालवी और रोमन है। यूरोप में कुछ अन्य बंदरगाह विहीन देश है जैसे ऑस्ट्रिया में भी कोई भी बंदरगाह नहीं है। चेक गणराज्य में नहीं है। अर्मेनिया हो गया, मैसेडोनिया हो गया, सर्बिया हो गया, वेटिकन सिटी हो गया, यह सब बंदरगाह विहीन देश है। स्विट्जरलैंड में भी दोहरी नागरिकता का प्रावधान है और साथ ही साथ अमेरिका में भी दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। हमारे देश में एक हरी नागरिकता जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गौर करेंगे। इनमें से कौन सी झील जम्मू कश्मीर में पाई जाती है? कौन सी झील जम्मू कश्मीर में? यह हो जाएगा सो मोरिरी झील। तसो मोरोरी होना चाहिए, तसो मोरोरी झील जिसे माउंटेन लेक कहा जाता है। यह जम्मू कश्मीर में है। वर्तमान में यह झील भारत के लद्दाख के चांगथांग पठार में स्थित है। झील और आसपास के क्षेत्र को तसो मोरारी आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व के रूप में संरक्षित किया गया है। भीमताल कहाँ है? बताएंगे। भीमताल या कहाँ है? पुलिकट झील तो हो जाएगा आपका केरल में, नैनीताल हो जाएगा उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमताल उत्तराखंड में है। जो भी ताल आएगा उत्तराखंड ही टिक करेगा। 99% ताल वाला जो झील है वो उत्तराखंड में ही है। नैनीताल कहाँ है? तो उत्तराखंड में। पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। पुलिकट झील कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। मैंने पेरियार समझ लिया था, पेरियार तो है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जेमुख ग्लेशियर किस राज्य में पाया जाता है?
जेमू ग्लेशियर यह पाया जाता है सिक्किम में। जेमू ग्लेशियर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यह सिक्किम में स्थित है। यह लगभग 26 किलोमीटर लंबा है और कंचनजंगा के आधार पर स्थित है। अतः ग्लेशियर कई नदियों का स्रोत होता है। नेक्स्ट है, श्रीलंका में जातीय संघर्ष में मध्यस्थता के लिए प्रसिद्ध भारतीय श्रीलंका समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए? भारत में जातीय श्रीलंका में माफ करिएगा श्रीलंका में जातीय संघर्ष में मध्यस्थता के लिए प्रसिद्ध भारत श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर किए गए कब? 1987 में। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति जी.आर. जयवर्धने द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे ताकि श्रीलंका के जातीय संघर्ष को हल किया जा सके। यह संघर्ष सशस्त्र बलों तथा लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम के बीच गृह युद्ध में बदल गया था। इस संगठन ने तमिलों के आत्मनिर्णय के लिए संघर्ष का नेतृत्व किया और एक अलग राज्य की मांग की। इस समझौते की शर्तों के अनुसार श्रीलंकाई सेनाएं उत्तर से हट जाएगी और तमिल विद्रोही निशस्त्र हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं को किसने हराया? मराठाओं को हराया था अफगानों ने। अहमद शाह अब्दाली ने 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया। अहमद शाह अब्दाली और पुणे के पेशवा सदाशिवराव भाऊ के तहत मराठों के बीच लड़ा गया था। यह लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ को हराकर जीत ली थी। यह हार इतिहास में मराठा की सबसे बुरी हार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त बैठक का प्रावधान लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से संसदों के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, यह सब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया है। प्रस्तावना स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, राज्य की नीति निर्देशक तत्व DPSP जिसे कहते हैं, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, इनमें से कौन सा एशियाई मूल का खेल नहीं है? इनमें से कौन एशियाई मूल का खेल नहीं है? ये हो जाएगा रग्बी हो जाएगा। खो खो, कबड्डी, लूडो, यह सब एशियाई मूल का खेल है, जबकि रग्बी जो है एशियाई मूल का खेल नहीं है। रग्बी एशियाई मूल का खेल नहीं है। इसका विकास कहाँ हुआ है? तो इंग्लैंड में हुआ है। रग्बी का विकास इंग्लैंड में हुआ है। रग्बी न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, वेल्स, फिजी, समोआ, टोगा तथा मेडागास्कर का राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का? न्यूजीलैंड का, दक्षिण अफ्रीका का, वेल्स का, फिजी का, समोआ, टोगा तथा मेडागास्कर का यह राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से कौन सा बॉक्सिंग खेल से संबंधित नहीं है? बॉक्सिंग खेल से संबंधित नहीं है तो अपर कट है, नॉकआउट है, पंच है, जबकि बॉडी जो है बॉक्सिंग खेल से संबंधित नहीं है। इसका संबंध हो जाएगा गोल्फ से। बॉडी का संबंध किससे है? गोल्फ से है। गोल्फ में एक होल को पार कर स्ट्रोक कम मारने को बॉडी कहा जाता है। गोल्फ से संबंधित शब्दावली ईगल हो गया, बोगी, पार, टी, होल इन वन, यह सब गोल्फ से संबंधित शब्दावलियां हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का एक प्रमुख कारक नहीं है? उत्पादक का एक प्रमुख कारण नहीं है। उत्पादन का एक प्रमुख कारण क्या नहीं है? तो परिवहन नहीं है, जबकि परिश्रम होना चाहिए, भूमि होना चाहिए, पूंजी होना चाहिए। परिवहन एक सेवा या सुविधा है जिसके द्वारा व्यक्तियों, सामान और संपत्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, जबकि परिश्रम, भूमि और पूंजी उत्पादन के प्रमुख कारण हैं। परिश्रम, भूमि और पूंजी उत्पादन के प्रमुख कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है? ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है अथर्व वेद को। यह वेद त्रय में शामिल नहीं है। यह आरण्यक में भी नहीं आता है। सबसे नवीनतम वेद अथर्व वेद ही है। अथर्व वेद को ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पुजारी इसके पाठ विशेषता हासिल कर लेते हैं उन्हें ब्रह्म पुजारी कहा जाता है। अथर्व वेद की रचना अथर्वा नामक ऋषि ने की थी, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अथर्व वेद कहते हैं, जिसमें जादू टोना यह सब की चर्चा मिलती है। FIG किस खेल का शासी निकाय है? बाकी सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। FIG किस खेल का शासी निकाय है? तो हो जाएगा जिम्नास्टिक। बाकी ये सब डिस्कशन आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लौह और इस्पात कारखाना कर्नाटक में स्थित है? लौह और इस्पात कारखाना कर्नाटक में है, तो यह हो जाएगा भद्रावती। भिलाई कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। बोकारो हो जाएगा झारखंड में। राउरकेला कहाँ है? तो उड़ीसा में है। भिलाई रूस के सहायता से, बोकारो रूस के सहायता से, राउरकेला जर्मनी के सहायता से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को और किस नाम से जाना जाता था? फरीद खां जिसे कहते हैं, इसे शेर शाह के नाम से जाना जाता है। 1539 में फरीद खां को शेर शाह की उपाधि से सम्मानित किया गया। चौसा की लड़ाई 26 जून 1539 में हुमायूं को हराया। उसके बाद 1540 में यह कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध लड़ा था, जिसमें हुमायूं को भारत से निष्कासित होना पड़ा था और चौसा के युद्ध के बाद ही शेर शाह की उपाधि धारण की। बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि से सम्मानित किया था। किसने? बहार खां लोहानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। लेकिन मूल कर्तव्य की संख्या है कितनी? तो 11 है। 11वां मूल कर्तव्य 66वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। इसकी चर्चा भाग 4 के क्रम में, अनुच्छेद 51 का क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय न्याय प्रणाली किस प्रकार की न्याय प्रणाली का पालन करती है? भारतीय न्याय प्रणाली एकीकृत प्रकार की न्याय प्रणाली का पालन करती है। एकीकृत भारतीय न्यायालय प्रणाली एकीकृत प्रकार की न्यायालय प्रणाली का पालन करती है और यह स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली है। राष्ट्र का सबसे बड़ा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय। हालांकि राज्यों में अलग अलग उच्च न्यायालय है। वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या 25 है। नवीनतम हाई कोर्ट अमरावती है। नेक्स्ट है, गैर निष्पादित संपत्ति एक लोन या एडवांस है जो किस अवधि के लिए मूल्य या ब्याज भुगतान पर ओवरड्यू रहता है? ये हो जाएगा 90 दिन। गैर निष्पादित संपत्ति एनपीए एक लोन या एडवांस है जो 90 दिन की अवधि के लिए मूल्य या ब्याज भुगतान पर ओवरड्यू रहता है। निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से ताजे पानी की झील कौन सी है? बताएंगे। अब यहाँ से मैथ और रीजनिंग का प्रश्न देखने को मिलेगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहाँ से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ आराम से आप लोग पीडीएफ को प्राप्त कर ले, मैथ रीजनिंग को सॉल्व करें और आंसर को मिलाया करें। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपीरियर झील। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। यहाँ पे दिया गया है विकल्पों में सबसे बड़ी क्षेत्रफल के अनुसार से झील कौन सा है? सुपीरियर झील है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। यह आकार की दृष्टि से विश्व की तीसरी और ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।